दुनिया नष्ट नहीं होगी, श्रेष्ठतर बनेगी। दोनों तरह के युद्धों पर लगेगा अंकुश। पशु तात्कालिक समस्याओं पर सोचता है। उसे न भविष्य की चिंता होती है और न परिवर्तनों से बचाव करने की। न विपन्नता के बीच सुविधा सोचने की क्षमता होती है। किंतु मनुष्य को सृष्टा का सर्वोपरि उपहार दूरदर्शी बुद्धिमत्ता के रूप में मिला है। वह भविष्य की कल्पना कर सकता है। आज की परिस्थितियां कल क्या प्रतिफल उत्पन्न करेंगी, इसका अनुमान तर्क, तथ्य और अनुभव के आधार पर लगाया जा सकता है। मानवीय सुरक्षा और प्रगति का बहुत कुछ आधार इस विशेषता पर ही निर्भर है। भविष्य के प्रति उत्सुकता का अनुमान इस आधार पर भी लगाया जाता है कि ज्योतिषी भविष्यवक्ता हर किसी को आकर्षित करते हैं। समाचार पत्रों में राशिफल, भविष्यफल छपते रहते हैं। प्रस्तुत समस्याओं के संबंध में मनीषी वर्ग प्रायः इस विषय पर चर्चा करता रहता है कि भविष्य की समस्याएं क्या हो सकती हैं और उनके समाधान क्या निकल सकते हैं। शीत युद्ध और गर्म युद्ध दो प्रकार की लड़ाइयाँ होती हैं। इसमें शीत युद्ध कम कष्टकर और गर्म युद्ध देखने में भयंकर विभत्स लगते हैं, पर परिणाम दोनों के लगभग एक जैसे होते हैं। शीत युद्ध को कैंसर और गर्म युद्ध को हृदयाघात कह सकते हैं, पर दोनों ही ऐसे होते हैं जो प्राण हरण करके रहें। शीत युद्ध। आज का शीत युद्ध जनसंख्या का अनियंत्रित शीत युद्ध आज का शीत युद्ध जनसंख्या का अनियंत्रित अभिवर्धन है। वह चक्रवृद्धि गति से बढ़ता है। अब से 10,000 वर्ष पूर्व संसार भर में 15 लाख आबादी कूती जाती है, पर चक्रवृद्धि का चमत्कार तो देखिए। इन दिनों 500 करोड़ मनुष्य इस धरती पर रहते हैं और रोकथाम करते हुए भी अगली शताब्दी में कम से कम दूनी आबादी हो जाने की संभावना व्यक्त की जाती है। जब आज के मनुष्य की दैनिक आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती और महंगाई का बोझ औसत मनुष्य की कमर तोड़ता है, तो जब आबादी दूनी हो जाएगी तब स्थिति क्या होगी, इसकी भयावह कल्पना कर सकना किसी भी दूरदर्शी के लिए कठिन न होना चाहिए। हमें सर्वप्रथम इसी संकट का मुकाबला करना चाहिए। सर्वप्रथम इसीलिए कहा जा रहा है कि इसका समाधान जन सामान्य के हाथों में है। लोग अपना चिंतन बदल दें और व्यवहार में थोड़ा अंतर करें तो इतने भर से विपत्ति की रोकथाम हो सकती है। दौड़ती गाड़ी रुकने में कुछ देर लगती है। इस आधार पर दूनी जनसंख्या पहुंचने तक पूरी तरह ब्रेक न कसे जा सके और विराम न मिले, ऐसी आशंका है। यदि इतना बन पड़े तो भी संतोष की सांस ली जा सकती है और समुद्र पर तैरती खेती करके किसी हद तक समाधान सोचा जा सकता है। समुद्र में अभी भी जहाँ तहाँ ऐसे द्वीप हैं जिनमें भूमि की उर्वरता और पीने का पानी मिल सकता है। उनमें बसावट की अभी भी गुंजाइश है। तैरते उपनगर भी समुद्र तट के बड़े नगरों के इर्द गिर्द बसाए जा सकते हैं। आकाश में बस्ती बसाना तो क्लिष्ट कल्पना है, पर इन प्रयोजनों के लिए समुद्र और भूमि के वीरान क्षेत्रों को उपजाऊ बनाने का, रेगिस्तानों को नखलिस्तान बनाने का प्रयोग एक सीमा तक सफल हो सकता है। पर्वतों पर भी वृक्ष विकास के साथ साथ आबादी बढ़ाने की कल्पना भी तथ्यहीन नहीं है। आपत्ति काल में ऐसे ही उपायों से ठूस ठास का प्रयोजन पूरा हो सकता है। गर्म युद्ध। दूसरा गर्म युद्ध है तीसरे महायुद्ध का संकट, जिससे समूची मानव जाति आतंकित है। परमाणु युद्ध, विष गैसें तथा मृत्यु किरणें, उपग्रह आदि के मारक साधन जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, उनका भंडारण जिस विशाल परिमाण में हो रहा है, उसे देखते हुए लगता है कि यह खेलने के खिलौने नहीं है। इतना विपुल धन और साधन इसके लिए लगाया जा रहा है, उसे सनक या अपव्यय नहीं माना जा रहा है।
निर्माताओं का ख्याल है कि एक दिन वे शत्रु पक्ष पर इस जखीरे को अचानक उड़ेल देंगे, स्वयं बच जाएंगे और समूची धरती पर निष्कंटक राज्य करेंगे। समस्त संसार की जनशक्ति, धन शक्ति और कौशल शक्ति समस्त संसार की जनशक्ति, धन शक्ति और कौशल शक्ति उनके हाथ में होगी। थल, नभ और जल पर भी उनका विशाल साम्राज्य स्थापित होगा। पर यह योजना बनाने वाले यह भूल जाते हैं कि एक पक्षी युद्ध नहीं हो सकता। विपक्षी भी हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठा रहेगा। उभय पक्षी प्रहारों से कोई भी जीतेगा नहीं, दोनों हारेंगे। युद्ध भले ही एक दिन चले, पर उसके उपरांत समस्याएं ऐसी होंगी जिनका 1000 वर्ष में भी सुलझना कठिन है। ऐसी दशा में आशंका तो यहाँ तक की जाती है कि यह धरती मनुष्यों के रहने योग्य ही न रहे। इस अमृत पिंड को विष पिंड बनकर रहना पड़े और जीवन कदाचित विषपायी जीवों भर के लिए शेष रहे। किंतु बारीकी से हलचलों पर दृष्टि लगाए हुए लोग बदलते तेवरों और बदलते पैतरों को देख रहे हैं। संभवतः अणु युद्ध की विभीषिका एक दूसरे को डराते रहने के ही काम आएगी। उसका उस भयावह रूप में प्रयोग न होगा। प्रचलित हथियार ही आधी दुनिया का कतर व्योत कर देने के लिए काफ़ी है। मूर्धन्य युद्धलिप्सु अगले गर्म युद्ध में लेज़र किरणों का उपयोग करने की बात सोच रहे हैं। यह मृत्यु किरणें अदृश्य रहती हैं, पर जिस क्षेत्र में पहुंचती हैं वहां सब कुछ जलकर यह मृत्यु किरणें अदृश्य रहती हैं, पर जिस क्षेत्र में पहुंचती हैं वहां सब कुछ जलाकर रख देती हैं। जलाना भी ऐसा जिसमें अग्नि की लपटें न उठे। लेज़र किरणें प्राणियों के प्राण हरण करती है, वस्तुओं को निसत्व कर देती हैं, वृक्ष वनस्पतियों को सुखा देती है, पानियों को सुखा देती है और भी बहुत कुछ ऐसा कर देती हैं जिससे वस्तु या प्राणी की शक्ल तो बनी रहे, पर उसके भीतर जीवन जैसी वस्तु न रहे, चट्टान जैसे स्थिर भर रहें। लेज़र किरणें उपग्रहों को गिरा सकती है, प्रेक्षेपणास्त्रों की दिशा मोड़ सकती है। उनके विनाश स्तरीय प्रयोगों को मृत्यु किरण नाम दिया गया है। इस प्रहार में यह सुविधा है कि आक्रमण अदृश्य होता है, धुआं नहीं उठता, विकिरण नहीं फैलता और अंतरिक्ष में पृथ्वी पर चढ़े हुए आवरण कवचों की क्षति पहुंचने का खतरा नहीं रहता। इसीलिए अणु युद्ध के स्थान पर लेज़र युद्ध सरल पड़ता है। प्रथम आक्रमणकर्ता नफे में भी रहता है। उसे पृथ्वी से ऊपर फेंकने की अपेक्षा उपग्रहों के माध्यम से धरती के अमुक क्षेत्र में गिराना सरल पड़ता है। यही स्टार वार है। आकाश में प्लेटफॉर्म बनाने के लुभावने सपने दिखाकर वस्तुतः आकाश में मृत्यु किरणों के भंडारण किए जा रहे हैं। इस प्रहार में तात्कालिक लाभ तो है, शत्रु एक प्रहार से अपंग हो जाता है, पर एक खतरा भी है कि आक्रांता भूमि या वस्तुएं समस्या बनकर रह जाती हैं, जो विकिरण सोख लेती हैं और संपर्क में आने वाले को अपनी चपेट में लेती हैं। उनसे कब तक बचा रहा जाए? फिर जीती हुई भूमि से क्या लाभ उठाया जाए? वह तो विजेता के लिए भी उल्टी समस्या बन जाती है। इसके अतिरिक्त एक प्रश्न और शेष रह जाता है कि अब तक जो अणु आयुध बन चुके हैं उनका क्या हो? उन्हें जमीन में गाड़ने, समुद्र में पटकने, अंतरिक्ष में उड़ा देने पर भी खतरे ही खतरे हैं। इन उपायों के कारण भी आयुधों का प्रभाव और विकिरण तो बना ही रहता है। वह घूम फिर कर पृथ्वी के ऊपर या नीचे पहुंचकर विष बरसा सकता है या ज्वालामुखी उगल सकता है, समुद्र तल को भाप बनाकर आकाश में उड़ा सकता है, हिमयुग आरंभ कर सकता है और सूर्य किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकने वाला काला आच्छादन बनकर आकाश को घेर सकता है। इसीलिए उसे फिर
कभी के लिए सुरक्षित भी नहीं रखा जा सकता है। प्रयोग में जो खतरे हैं उसी से मिलते जुलते खतरे भंडारण के भी है। बोतल में फिर से बंद होने के लिए जिन तैयार नहीं और खुला छोड़ा जाता है तो विघातक उपद्रव खड़े करता है। यह गर्म युद्ध की चर्चा हुई। बिना अणु आयुधों के सामान्य एवं विकसित आयुधों से लड़ गए इसी शताब्दी के यह गर्म युद्ध की चर्चा हुई। बिना अणु आयुधों के सामान्य एवं विकसित आयुधों से लड़े गए इसी शताब्दी के दो महायुद्धों की विनाश लीला देखी जा चुकी है। जितने रक्तपात से मरे उससे दूने काली मौत बनकर तरह तरह की महामारियां खा गई हैं। कितने अनाथ और अपंग हुए, कितनी आर्थिक क्षति हुई, इसका लेखा जोखा लेने पर प्रतीत होता है कि जीता कोई नहीं, हारे सभी। अगला अधिक विघातक अस्त्रों द्वारा यदि युद्ध होता है तो कहा जा सकता है कि मरेंगे सभी, जीवित कोई नहीं बचेगा। जो जीवित रहेंगे वे भी इस योग्य न रह सकेंगे कि स्वावलंबी जीवन जी सके। फिर परायों की सहायता कर सकना भी किसके बलबूते की बात रहेगी। विषाक्तता के वातावरण में जीवन इस योग्य भी नहीं रहेगा जिसे कोई प्रसन्नतापूर्वक जीना चाहे। ऐसी ऐसी अगणित समस्याएं और विपत्तियां पैदा करेगा होने वाला या न होने वाला गर्म युद्ध। फिर क्या होगा? अदृश्य दूरदर्शियों का निष्कर्ष है कि इतने बड़े भारी बोझ को लादते ढोते वे लोग थक जाएंगे जिन्हें युद्ध विजय का लालच इन दिनों आवेशग्रस्त किए हुए हैं। वे यद्यपि जैसे आवेश ही हैं जो हारे हुए जुआरी की बाजी खेल रहे हैं, किंतु यह निश्चित है कि इसे इसी तरह बहुत दिन आगे न धकेला जा सकेगा। युद्ध जितनी ही महंगी उसकी तैयारी पड़ रही है, लूट कर धनवान बनने से पहले उस लालच की पूर्व तैयारी ही खोखला किए दे रही है। कुश्ती के दांवपेचों में जो दांवपेच फुर्त फुर्त चल जाते हैं उनमें बल भी रहता है, पर जब पहलवान आपस में गुथ जाते हैं और रगड़ाई शुरू हो जाती है तो दोनों का कचूमर निकल जाता है। वे ऊब जाते हैं। मनस्थिति को देखकर बीच में ही उन्हें बिना हार जीत की कुश्ती समाप्त हुई घोषित करके जोड़ छुड़ा देते हैं। वे अपने मन में भी छूट जाने की ही बात सोचते हैं। वह समय दूर नहीं जब ऐसी ही स्थिति आने वाली है। तैयारी का भार ही इतना बोझिल होगा जिसे वहन नहीं किया जा सकेगा। अतः तर्क के आधार पर भी यही कहा जा सकता है कि थकों को विराम लेना पड़ेगा और अनुभव तथा विवेक के आधार पर अंतिम दुष्परिणाम की बात समझते हुए विनाश विग्रह को बंद करना पड़ेगा। यह कथन भविष्य वक्ताओं का भी है। तैयारी में जो व्यय हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति की बात सूझ पड़ेगी। भय और अविश्वास करते रहने की अपेक्षा एक बार साहसपूर्वक विश्वास कर देखने की बात सूझेगी। संधि समय की आवश्यकता बनेगी और वह फिर अनुभव का स्मरण दिलाते हुए तत्पर भी रहेगी। संक्षेप में समस्त भयावह संभावनाओं के होते हुए भी दूरदर्शियों की भाषा में कहा जा सकता है कि प्रलय युद्ध नहीं होगा। एक दूसरे को धमकी देने के लिए जहां तहां छेड़छाड़ करते रहेंगे, धमकी और घुड़की चलती रहेगी और इस प्रकार 20वीं शताब्दी बीत जाएगी। राजतंत्र की दिशा। परिवर्तन होना है राजतंत्र में भी, अर्थतंत्र में भी। राजतंत्र की दिशा। इन दिनों शासन सत्ता की शक्ति समस्त तंत्रों से ऊपर है। उसे प्रगति और अवगति दोनों की ही प्रशंसा निंदा सिर पर ओढ़नी होगी। परिवर्तन के इस माहौल में उसी को अपने दायित्व और ढांचे दोनों ही बदलने के लिए तैयार होना होगा। राज्य सत्ता में भागीदारी एवं दिलचस्पी लेने वालों को अगले दिनों कुछ प्रवाह तेजी से बहते दिखाई पड़ेंगे। इसीलिए अपने को उनके अनुकूल समय रहते ढाल लेने में भलाई है।
इस संदर्भ में पहला निर्धारण है युद्ध से कदम वापस लेने की बात सोचना। जिस विषय में सोचा जाता है उसका रास्ता भी अवश्य मिल जाता है। हर किसी को सोचना चाहिए कि इकट्ठे युद्ध का अर्थ आत्मघात है। न्याय की रक्षा और अनौचित्य के निवारण का यही एक मार्ग न्याय की रक्षा और अनौचित्य के निवारण का यही एकमात्र मार्ग नहीं है। इसके अलावा भी कुछ रास्ते हैं और वे निकलेंगे। हमें इन्हीं के समर्थन की तैयारी करनी चाहिए। दूसरा विचारणीय प्रश्न राजनीतिज्ञों के सामने यह है कि वे क्षेत्रवाद को समेटें, देशभक्ति की दुहाई न दें, एक राष्ट्र एक विश्व बनाने की बात सोचें। हमारा अपना मुल्क उसमें कहाँ होगा, इसका विचार न करें। अब यह सोचना जरूरी है कि शासन कितने व किसके हाथों में हो। इसके संबंध में कसौटियाँ निर्धारित हो। जो इसके योग्य हों उन्हीं को यह जिम्मेदारी सौंपी जाए। आज की खर्चीली और प्रोपेगेंडा पर अवलंबित चुनाव पद्धति में ऐसा परिवर्तन आवश्यक है जिसमें समझदार और जिम्मेदार लोग ही संचालक तंत्र बना सकें। सर्वसाधारण को स्थानीय पंचायत स्तर की समितियां बनाने का हक हो। बड़ी जिम्मेदारियां उठाने वालों को वोट देने की योग्यता अनुबंधित हो। बहुमत आवश्यक नहीं, अल्पमत में भी जो विचारशील लोगों के वोट प्राप्त कर सके वे ही शासन तंत्र में पहुंचे। चुनाव लड़ने के लिए राशि खर्च करने की आवश्यकता न पड़े। सरकार ही उतना प्रबंध कर दे अथवा जनता वह खर्च वहन करे। पार्टियां चुनाव लड़े। इसकी अपेक्षा यह अच्छा है कि बिना पार्टी देश में एक ही प्रजा पार्टी रहे और उसके द्वारा चुने हुए संभ्रांत लोग शासन तंत्र चलाएं। महत्वपूर्ण पदों पर भर्ती करने के लिए परीक्षाएं उत्तीर्ण करना ही पर्याप्त नहीं, वरन उसकी प्रतिभा, योग्यता और ईमानदारी जैसी कई कसौटियों पर कसी जाने के उपरांत ही महत्वपूर्ण स्थानों की पूर्ति हो सकती है। वर्तमान स्थिति में राजनीतिक क्षेत्र में उपरोक्त 3 प्रकार के परिवर्तनों की हवा चलेगी। दैवी शक्ति इसके लिए अनुकूलता उत्पन्न करेगी। उसके प्रभाव से लोगों के विचार इन संभावनाओं की ओर स्वमेव मुड़ते दिखाई पड़ेंगे। इसमें राजनीतिक क्षेत्र को प्रभावित करने वाले मनीषी एवं अर्थशास्त्री दोनों ही नए और प्रौढ़ विचार देंगे। अर्थतंत्र की मर्यादाएं। राजनीति के उपरांत दूसरा समर्थ क्षेत्र है अर्थतंत्र का। इन दिनों अर्थतंत्र अधिक लाभदायक उत्पादन करने के लिए स्वच्छंद है। जो रोकथाम है वह नाम मात्र की है। लोगों की कुरुचि को भड़काने और पैसा बनाने में उसे न जनता रोक पाती है न शासन। जनमानस को प्रभावित करने वाले साहित्य, चित्र, फिल्म आदि में कुरुचि वाले उत्पादन की भरमार है। अगले दिनों इस प्रकार के उपार्जन पर रोक लगेगी। नशा उत्पन्न करने की बात कोई मानवीय मौलिक अधिकार की दुहाई देकर न कर सकेगा। जो भी उत्पादन हो उसकी उपयोगिता जनहित में सिद्ध करने के पश्चात ही उसके निर्माण की छूट मिला करेगी। विवेकपूर्ण उत्पादन। जनजीवन की आवश्यकताएं पूरी करने वाली प्रमुख वस्तुएं कुटीर उद्योग के क्षेत्र में चली जाएंगी और उन्हें सहकारी तंत्र के अंतर्गत रखते हुए ऐसी स्थिति उत्पन्न की जाएंगी कि बड़े उद्योग उनसे प्रतिद्वंदिता न करने पाए। वस्त्र उद्योग, जनजीवन से संबंधित शिल्प छोटे कारखानों और छोटे कस्बों में बनने लगे तो बेकारी की समस्या न रहेगी। बड़े कारखाने मात्र उन्हीं वस्तुओं को बनाएं जो कुटीर उद्योगों के अंतर्गत नहीं बन सकती। अब निर्यात का सामान बहुत कम रह गया है। जो रह गया है वह भी बहुत जल्द घटेगा या समाप्त होगा। कुछ ही दिनों में सभी देश अपनी ज़रूरत का सामान बनाने लगेंगे। कच्चे माल को इधर उधर करने की ही ज़रूरत पड़ा करेगी। इसीलिए उचित है कि पहले से ही निर्यात को महत्व न दिया जाए, आयात कच्चा माल का ही किया जाए। ऐसा करने से बड़े शहरों में बड़े उद्योग लगाने के कारण घिचपिच जन्य जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं न होंगी। शहरों का मोटापा हल्का होगा और दुबले गांव कस्बे बनकर मजबूत दृष्टिगोचर होने लगेंगे।
उचित मुनाफा वर्तमान धनाध्यक्ष प्रायः अधिक आमदनी वाले कारोबार बढ़ाते हैं और बड़े मिल कारखाने जमाने में अधिक लाभ देखते हैं। यह प्रवृत्ति जल्दी ही बदली जानी है। असमंजस उनके सामने है जो बड़े व्यवसायों में फंसे हुए हैं। उन्हें समय के साथ बदलना होगा। अच्छा हो वे हठ न करें और समय रहते बदलने की प्रक्रिया आरंभ कर दें, अन्यथा एक साथ झटका पड़ने पर वे संभल न सकेंगे। सरकारी बैंक अभी तो उन्हें बड़े उद्योगों के लिए बड़ी सुविधाएं देती है, पर अगले दिनों यह भी संभव न रहेगा। आने वाले दिनों में कुटीर उद्योग ही प्रमुख होंगे। वे कस्बों में चलेंगे और सहकारी सीमित स्तर पर उनका ढांचा खड़ा होगा। धनाध्यक्षों को समय की चेतावनी इतनी ही है कि सीमित लाभांश में काम चलाएं। जो कमाएं उसमें लाभांश का सीमा बंधन हो। इसी सीमित में वे श्रमिक को भी भागीदार रखें। इस प्रकार समय बदल भी जाएगा और वे हैरान भी न होंगे। अगले दिनों अर्थतंत्र चलेगा इसी तरह और मुड़ेगा इसी तरफ। इसीलिए इस संभावनाओं को भविष्यवाणी मानकर नोट कर लिया जाए और जिनसे इनका संबंध है वे अपना ढर्रा अभी से बदलना आरंभ कर दें। खर्च और संग्रह की मर्यादा। अर्थतंत्र की बात चल पड़ी तो यहाँ एक और बात भी नोट करनी चाहिए कि समाज को जनसाधारण के ऊपर लदे हुए आज के उत्तरदायित्व भी अपने ऊपर लेने होंगे, यथा शिक्षा, चिकित्सा, व्यवसाय आदि। आज धनिक अपने परिवार के लिए निर्वाह से अधिक धन जुटा लेते हैं। निर्धन मारे मारे फिरते हैं। उनके स्तर में जमीन आसमान जैसा अंतर रहता है। अगले दिनों सर्वसाधारण की अतिरिक्त जिम्मेदारियां समाजतंत्र को ही वहन करनी पड़ेगी। इसीलिए आवश्यक होगा कि वही व्यक्ति उत्पादन का स्वामित्व ग्रहण करें। सरकार जिम्मेदारियां उठाए, कमाने वाले पूंजी जेब में रखें। हर व्यक्ति को सामर्थ्य भर काम करने पर बाधित होना होगा और औसत स्तर के अनुरूप गुजारा करने के लिए आदत डालनी होगी।